बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ रहे थे। उसका जो हमारे पास पहला यूनिट है जिसमें हम एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी के ही एक और टॉपिक का हम लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। एक और मेथड को हम पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, और इसे हम पूरा डिटेल से समझेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे, हर एक मैकेनिज्म को समझेंगे। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब अपने टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, यह बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एल्केन्स क्या होते हैं। एल्केन्स को हम पहचानना सीख चुके हैं और इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं। और उसके बाद हम स्टार्ट किए थे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स का, जिसमें हम अपने सबसे पहले मेथड में यह समझे थे कि हमारे पास अगर एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दिया गया है, यानी कि एल्कीन्स और एल्काइंस दिया गया है, तो उसकी सहायता से हम एल्केन्स को कैसे फॉर्म करते हैं, इसके बारे में हम सब कुछ डिटेल से समझ चुके हैं। उसके बाद हम वहाँ पर यह भी एक लिमिटेशन बताए थे कि हम उस मेथड से कभी भी मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हम अपने दूसरे मेथड पर आए थे जिसका नाम है फैटी एसिड, यानी कि हम फैटी एसिड्स की सहायता से कैसे हम अपने एल्केन्स को फॉर्म करते हैं, इसके बारे में हम समझने स्टार्ट किए थे। इसमें हमने देखा था कि अगर हम रिडक्शन करते हैं, वो भी किसके प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो हम कैसे अपने एल्केन्स को प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें हम फॉर्मिक एसिड की सहायता से मेथेन को प्राप्त किए थे, एसिटिक एसिड की सहायता से हम अपने एथेन को प्राप्त किए थे। उसके बाद हमने आप सभी को बताया था कि फैटी एसिड को डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा भी एथेन को प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि एल्केन को प्राप्त किया जा सकता है। तो डीकार्बोक्सिलेशन हमारे पास दो प्रकार से होता है। एक तो हमारे पास सोडा लाइम मेथड है और दूसरा हमारे पास है कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात भी करेंगे। तो सोडा लाइम मेथड में हमने यह आप सभी को बताया था कि हमारे पास एक सोडा लाइम रहेगा और यह सोडा लाइम जब फैटी एसिड से रिएक्ट करेगा या फिर इसी की सहायता से इनके प्रेजेंस में हम हीट कराएंगे। और यह भी मैंने आप सभी को बताया था कि फैटी एसिड में हम यहाँ पर फॉर्मिक एसिड के अलावा, यानी कि हम फॉर्मिक एसिड को नहीं उठा सकते, उससे हम ट्रीटमेंट कराएंगे तो एल्केन को नहीं प्राप्त कर सकते। उनके अलावा जितने भी हमारे फैटी एसिड्स होते हैं, उन सभी फैटी एसिड से हम अपने एल्केन्स को फॉर्म कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आप सभी को सब कुछ समझा दिया था कि अगर हमारे पास एक फैटी एसिड है तो उसका पहले हम NaOH से रिएक्शन कराएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने एक साल्ट को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि यह एसिड होता है या बेस होता है तो साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद वही जो साल्ट होता है वह फिर से NaOH से रिएक्शन करता है और CaO, यानी कि हम लाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और इस प्रकार हमारे पास एल्केन फाइंड आउट हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड क्या होता है, यानी कि ये तो हमने आप सभी को बताया था कि ये हमारे पास केमिकल प्रोसेस है एल्केन्स को फाइंड आउट करने का। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक मेथड की सहायता से हम कैसे अपने एल्केन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अपने कोल्बे इलेक्ट्रिक मेथड की सहायता से हम कैसे फैटी एसिड से एल्केन्स को प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको समझाया कि कोल्बे इलेक्ट्रिक मेथड जो है ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अब ये कैसे प्रोसेस होता है, इस पर चलिए हम बात कर लेते हैं। तो अगर बात किया जाए तो जितने भी हमारे पास फैटी एसिड होते हैं उनमें से केवल ध्यान में रखिएगा फॉर्मिक एसिड को छोड़कर, ध्यान से सुन लीजिए, फॉर्मिक एसिड को छोड़कर जितने भी हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं उन सभी एसिड के द्वारा, जैसे हम सपोज कर लेते हैं एक जनरल सा फार्मूला मैंने ले लिया RCOOH, यह क्या है, फैटी एसिड है। इसका हम NaOH से या फिर हम KOH से भी रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चाहे हम सोडियम का साल्ट बना ले जाएं या फिर पोटेशियम का साल्ट बना ले जाएं, वो हमारे लिए दोनों ही बेनिफिशियल हैं। इस सिचुएशन में क्या होगा, ध्यान से देखा जाए तो ये एसिड है, ये बेस है, चाहे इस बेस पर बात किया जाए चाहे इस बेस पर बात किया जाए, तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया है। यहाँ पर RCOONA बनेगा या फिर RCOOK बन जाएगा और हमारे पास क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, क्योंकि साल्ट और वाटर मॉलिक्यूल हमारा फॉर्म होता है, ठीक है। अब क्या होता है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में जो ये हमारे पास साल्ट का फॉर्मेशन हुआ है, ये साल्ट हमारे पास आता है,
लेट अस सपोज कि हम RCOONA को हमने ले लिया, K को हमने छोड़ दिया, फिलहाल उससे भी बात किया जा सकता है, इससे भी बात किया जा सकता है, तो चाहे जो हम उठा ले जाए, ठीक है। इसका अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस हम कैसे कर सकते हैं, इसके हम जलीय विलयन के साथ करते हैं, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन के साथ। जो भी हमारे पास फैटी एसिड है उस फैटी एसिड का सोडियम या पोटेशियम का हम सॉल्यूशन लेते हैं, और वह जो सॉल्यूशन होता है वह जलीय विलयन होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इस एक्वस सॉल्यूशन के साथ हम इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। और जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एक्चुअली ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल होते हैं, ये भी हमारे पास दो मॉलिक्यूल आते हैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और जब रिएक्शन करते हैं यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो होगा वह रिलीज हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं। तो हमारे पास दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या मिलेगा, ये जो हमारे पास H2O मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास H2O मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन और इस प्रकार से जुड़े रहते हैं, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम हैं ये एक दूसरे से, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज हो जाता है। और जब H2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो बच क्या क्या रहा है, यहाँ पर OH मिल रहा है, यहाँ पर भी OH मिल रहा है, और यहाँ पर 2Na मिलेगा, क्योंकि ट्वाइस हमने ऑलरेडी लगाया है। तो 2NaOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2NaOH, ओके, ये हमारे पास फॉर्म हो गया। उसके बाद अब क्या बच रहा है, इस पर हमें फोकस करना है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है R, और यह जो R मिल रहा है ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, यानी कि हमारे पास 2 एल्किल ग्रुप्स मिल रहे हैं। R का मतलब क्या हुआ, एल्किल ग्रुप, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है। तो ये दोनों एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, कुछ इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और ये जो हमारे पास एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसी को ही तो हम क्या कहते हैं, एल्केन, ठीक है। अगर लेट अस सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हुए मैं समझा देता हूँ, ठीक है। हम इसमें ऑलरेडी बता चुके हैं फार्मिक एसिड को ले नहीं सकते, तो उसके बाद जो हमारे पास एसिड मिलेगा वो हमारे पास बनेगा एसिटिक एसिड। तो CH3COOH प्लस हमने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल लिया, वाटर मॉलिक्यूल का 2 टाइम्स, हमारे पास एसिटिक एसिड का भी 2 टाइम्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दो, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हमारा रिलीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन है तो डीकार्बोक्सिलेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हमने निकाल दिया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस, ये हमारे पास प्रोसेस हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, कैसे मैकेनिज्म होता है, इन सभी चीज़ों पर हम डिटेल से बात करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस पहले अभी इस प्रोसेस को समझो कि क्या हो रहा है प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जब मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो उसके बाद मैंने आप सभी को बताया क्या निकलेगा, हमारे पास हाइड्रोजन निकलेगा, तो 2 H2 हमारे पास निकल गया, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, सॉरी यहाँ पर H नहीं, यहाँ पर तो Na हमने उपयोग किया है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, सॉल्ट में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। वैसे यहाँ से प्रोसेस शुरू होगा तो, लेकिन यहाँ पर मैंने डायरेक्ट साल्ट में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद हम बता रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस को। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन के भी गैस निकल गया, उसके बाद हमारे पास 2Na मिल रहा है और 2OH मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 2NaOH मिल गया। उसके बाद हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से 2 CH3 ग्रुप्स हमारे पास मिल रहे हैं, और ये दोनों CH3 ग्रुप्स क्या होते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हुए जुड़ जाते हैं। और ये जो जुड़ा हुआ बॉन्ड है, अगर इसी को ऐसे लिखा जाए तो क्या गलत होगा, C2H6, बात तो एक ही है, CH3 बॉन्ड CH3 लिखूं या फिर C2H6 लिखूं, बात एक ही होता है। तो ये जो हमारे पास बना हुआ है यही तो हमारे पास एल्केन है, जिसे हम क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं, ठीक है। बातें समझ में आ रही है ना,
कि ऐसे हम एथेन का फॉर्मेशन कर ले जाते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल भी मैंने आपको समझा दिया। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा, पूरा इसका मैकेनिज्म कैसे है, इन चीज़ों पर चलिए बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको इरेज करता हूँ सभी चीज़ों को, उसके बाद इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ, क्योंकि मैकेनिज्म जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से हो रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोड पर क्या प्रोसेस होगा, एनोड पर क्या, कैथोड पर क्या प्रोसेस होगा और एनोड पर क्या प्रोसेस होगा, इन पर अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज चलिए हम इसे अभी फिर से लिखवाएंगे ही। तो चलिए अब पूरी कहानी को हम डिस्कस करते हैं, यानी कि मैकेनिज्म को हम पूरे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं रिएक्शन को फिर से लिख देता हूँ। हमारे पास क्या था, 2CH3 और COONA था। ठीक है, इसका हमने किससे रिएक्शन कराया है, 2 वाटर मॉलिक्यूल से हमने रिएक्शन कराया है। इसका हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया है। इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो चूंकि हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, उसके बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास 2NaOH मिलता है और इसके बाद हमारा एल्केन मिलता है और CH3 हमने लिया है, इसलिए यहाँ पर C2H6 मिल जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। अब जब हमारे पास एल्केन बन चुका है तो इसका हम पूरा मैकेनिज्म समझते हैं कि मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, मैकेनिज्म कैसे पूरा प्रोसेस हो रहा है, क्या चीज़ें घट रही हैं, कैसे हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, चलिए इस पर अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो हमारे पास पहला स्टेप समझिए, पहला स्टेप हमारे पास जो CH3 COONA है, ठीक है, ये क्या होता है, जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए शुरुआत करते हैं तो जो CH3 COONA होता है या CH3 COO- में टूट जाता है प्लस Na+ में टूट जाता है। ठीक है, ये बातें तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं हुई होगी। और इसका दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरे स्टेप में हमारे पास जो H2O होता है यह भी क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। कैसे ब्रेक होता है, H+ में ब्रेक हो जाता है और प्लस OH- में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, तो समझना इस बात को कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमारे पास दो, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ये दोनों ही ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं जिनकी वजह से ही पूरा इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो अब क्या क्या होता है इस पर अब हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम एनोड पर बात करते हैं, एनोड पर क्या होता है, प्लस चार्ज। ठीक है, तो एनोड पर क्या क्रिया होती है, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं कि एनोड पर कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो प्लस की तरफ क्या खींचेगा, माइनस खींचेगा। तो माइनस हमारे पास क्या है, एक तो ये पोर्शन है, दूसरा ये पोर्शन है। तो ये हमारे पास कम टूटता है, इसलिए इसके लिए नहीं बात करेंगे, हम इस पर बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो CH3 COO- है, ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर देता है। क्या करता है, चूंकि ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर यहां पर बात किया जाए तो हमारे पास जो कार्बन है और जो Na है, ठीक है, ये दोनों क्या है, एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जब वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और हमने इसका मैकेनिज्म देखने के लिए ये किया कि इसे माइनस में तोड़ दिया, उसे प्लस में तोड़ दिया, तो यानी कि माइनस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन आकर इस पर पहुँच गए और इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन सफिशियंट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। एनोड पर जब आएगा तो इससे के द्वारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया जाता है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो क्या होता है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आए थे लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, रिलीज कर दिया। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा CH3 COO यानी कि यह क्या कर ले जाता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर ले जाता है। बिल्कुल सही समझे, जो कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड होता है वह फ्री रेडिकल से ही एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, फ्री रेडिकल प्रोसेस है, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन के द्वारा होता है। बिल्कुल सही समझे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये जो हमारे पास है ये अपने आप को रीअरेंज करना चाहता है और जब यह रीअरेंज करना चाहता है तो यह क्या होता है, जल्दी से टूट जाता है
और जब ये टूटता है तो ये CH3 फ्री रेडिकल बना लेता है। चाहो तो आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर यहाँ पर आप लोग समझ ही रहे हैं। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल है CH3 फ्री रेडिकल प्लस एक दूसरा CH3 फ्री रेडिकल आएगा और ये क्या होंगे, एक दूसरे से मिलकर ये बना ले जाते हैं C2H6 का फॉर्मेशन, यानी कि हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये तो हमने बात किया कि एनोड पर क्या प्रोसेस है। अब यहाँ पर समझ लो इस बात को भी, अगर यहाँ पर बात किया जाए तो हमने 2 यानी कि ट्वाइस हमने लिया है। ठीक है, तो ये ट्वाइस हमने क्यों लिया है, अगर ध्यान से देखा जाए तो इसे हमने 2 टाइम्स लिया है, जबकि यहाँ पर हमारे पास तो एक ही टाइम मिल रहा है। तो एक जब हमारे पास मॉलिक्यूल आएगा, ध्यान से सुनना, जब एक मॉलिक्यूल आएगा तो वो इस फॉर्म में टूट गया, फिर से जब हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो वो फिर से एनोड पर इसी फॉर्म में टूटेगा। और जब ये दोनों ही मॉलिक्यूल इसी फॉर्म में एनोड पर टूटेंगे तो ये दोनों ही एक दूसरे से रिएक्शन करते हुए एल्केन का फॉर्मेशन कर ले जाते हैं। इस बात को समझो, इसी वजह से हमने 2 टाइम्स लगाया है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल आते हैं एनोड पर और वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं और वही दोनों फ्री रेडिकल एक दूसरे से एल्केन का फॉर्मेशन कर ले जाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब यहाँ पर अगले स्टेप पर हम बात करते हैं। तो अगर यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हम 2 टाइम्स लगा सकते हैं, यहाँ पर भी 2 टाइम्स, यहाँ पर भी 2 टाइम्स, और जब ये हमारे पास 2 टाइम्स है इसका मतलब यहाँ पर भी 2 टाइम्स लगेगा, यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे और यहाँ पर भी हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी हमारे पास 2 टाइम्स रहा होगा, तभी तो हमारे पास, यानी कि बेसिकली हम कह रहे हैं कि हमारे पास 2 एटम रिलीज, 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे से रिएक्शन करने के लिए पार्टिसिपेट किए। अब अगर बात किया जाए कैथोड पर, तो कैथोड पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। अब माइनस चार्ज पर कौन आएगा, माइनस चार्ज पर वही आएंगे जिन पर प्लस चार्ज होगा। तो अगर बात किया जाए तो ये हमारे पास प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, लेकिन Na प्लस ज़्यादा इसमें रिएक्टिव नहीं होता तो H प्लस आता है, और ये जो H प्लस होता है ये हमारे पास 2H प्लस बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑब्वियसली हमने 2 H2O मॉलिक्यूल्स का उपयोग किया है, तो यहाँ पर भी 2 होता है, यहाँ पर भी 2 होता है, और ये दोनों एक दूसरे से क्या कर ले जाते हैं, रिएक्शन कर ले जाते हैं और 2H का फॉर्मेशन, आई मीन H2 का फॉर्मेशन कर ले जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी अगर बात किया जाए तो ये जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वही दोनों इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ पर पहुँचते हैं। क्या होता है कि यही दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं और ये H2 का फॉर्मेशन करा देते हैं। ओके, अब यहाँ पर समझो, तो हमने तो ये देख लिया कि हमारे पास, अगर बात किया जाए तो हमने तो ये देख लिया कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया, H2 फॉर्मेशन हो गया, और फिर हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन NaOH का फॉर्मेशन तो हमने नहीं दिखाया। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर 2 टाइम्स Na मिल रहा है और 2 टाइम्स OH मिल रहा है, तो ये एक दूसरे से रिएक्शन करते हुए क्या कर ले जाते हैं, NaOH का फॉर्मेशन कर ले जाते हैं, जो कि 2 टाइम्स होता है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये होता है हमारे पास कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, और इसमें क्या होता है प्रोसेस, आप लोगों को मैंने पूरी तरीके से समझा दिया कि एनोड पर क्या प्रोसेस होता है, कैथोड पर क्या प्रोसेस होता है, और इस प्रकार से हमारे पास कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के द्वारा हम अपने एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना, हम कभी भी मेथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड द्वारा, क्योंकि हम फार्मिक एसिड तो ले ही नहीं सकते इस प्रोसेस में, क्योंकि फार्मिक एसिड लेंगे तो हमारे पास प्रोसेस कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, हम कभी भी एल्केन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर बात किया जाए तो हमारे पास जो CH3 है वही 2 टाइम्स एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं, तब जाकर एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर हम फार्मिक एसिड ले लेंगे तो वो दोनों एक दूसरे से रिएक्शन ही नहीं कर पाएंगे, वो कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं कर पाएंगे और हमारा प्रोसेस नहीं हो पाएगा, एल्केन फॉर्म नहीं हो पाएगा।
तो इसलिए ध्यान रखना, इसका एक लिमिटेशन है कि इसके द्वारा हम कभी भी मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। और मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होते हैं वो सभी एल्केन्स के लिए नहीं होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एल्केन्स के लिए होते हैं। इसलिए डिफरेंट मेथड भी होते हैं। जैसे हमने बात किया था रिडक्शन पर, तो रिडक्शन के द्वारा हमने देखा था कि मीथेन का फॉर्मेशन हो जा रहा था। ठीक है, तो अब चलो हम पहले आप सभी को कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का जो स्टेटमेंट है, जो नोट्स है, उस पर बात कर लेते हैं और उनके पीडीएफ भी आपको सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद हम अपने अगले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बात करते हैं। ठीक है, अगर चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैंने आप सभी को ऑलरेडी समझाया। कोई भी बच्चा कमेंट मत करना शुरू कर देना। यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वही आते हुए ये क्या करते हैं, H2 का फॉर्मेशन करा देते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज चलिए अब हम बात करते हैं इनके नोट्स पर। तो चलिए अब इनके नोट्स पर हम बात करते हैं। यहाँ पर मैंने आप सभी को चीज़ें लिख दिया है कि हमारे पास क्या होता है कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में। हमारे पास जो एल्केन्स के फॉर्मेशंस होते हैं या प्रिपरेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, फॉर्मिक एसिड को छोड़कर जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, उन सभी का पोटेशियम साल्ट हो या फिर सोडियम साल्ट हो, उनका हम क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो हमारे एल्केन्स प्रिपेयर होते हैं। यानी कि एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द व्हिच मेथड, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा हम फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसको हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कहते हैं। अगर हम केमिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास हो जाता है सोडा लाइम मेथड। ऑलरेडी मैंने आप सबको समझाया है। तो चलो अब इनके नोट्स पर हम बात करते हैं, रिएक्शन में क्या होता है बातें करते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होता है, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है। हमारे पास आता है CH3COOH को हमने ले लिया, प्लस NaOH को हमने ले लिया। ठीक है, ये दोनों क्या किए, एक दूसरे से रिएक्शन कर लिए, क्योंकि ये एसिड है और ये हमारे पास क्या है, बेस है। तो एसिड और बेस का जब रिएक्शन हुआ तो हमारे पास फॉर्म हो गया CH3COONA एंड प्लस हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, बाहर हो गया, और ये हमारे पास सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन हो गया। नाम जरूर लिखते चलिएगा, और यहाँ पर स्पेसिफिक एग्जाम्पल को लेकर चल रहा हूँ तो नाम अच्छे से लिख लीजिए। इसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका भी नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और इसे हम जो मेन है उसका नाम जरूरी होता है लिखना। इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, सोडियम एसीटेट। अब क्या होता है अगला प्रोसेस, अगले स्टेप में हमारे पास इस सोडियम एसीटेट के दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। और दो मॉलिक्यूल्स क्यों पार्टिसिपेट करते हैं मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। और ये क्या करते हैं, हमारे एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन हमने वर्ड उपयोग किया है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या, H2O। जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो वो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन हो जाता है, अदरवाइज वो कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है। ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए, वैसे भी पता ही होगा, ग्रेजुएशन में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस कैसे होता है, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा होता है, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन लिख दीजिए, अच्छी बात रहेगी। ठीक है, इससे हो सकता है कुछ अच्छे ही नंबर मिल जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले डीकार्बोक्सिलेशन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दो, 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, और हमारे पास हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है, और हमारे पास क्या निकलता है, 2 NaOH बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद हमारा एल्केन फॉर्म हो जाता है, जिसे हम कहते हैं C2H6। क्या कहते हैं, C2H6, जिसे हम क्या नाम देते हैं, अगर नाम दिया जाए तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं पता ही होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट, और इसे हम कहते हैं एथेन। तो ये हमारे पास हो गया एल्केन का फॉर्मेशन। अगर आप मैकेनिज्म लिखना चाहते हैं तो मैकेनिज्म भी लिख दीजिए, हो सकता है अगर आप मैकेनिज्म एग्ज़ाम में भी लिखते हैं तो अच्छे ही नंबर मिलेंगे, नहीं लिखते हैं तो भी आपको पूरे ही नंबर दिए जाने चाहिए।
अगर मैकेनिज्म पूछा है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो मैकेनिज्म में कुछ इस प्रकार से होता है कि हमारे पास जो 2CH3COONA आता है वो क्या होता है, वो टूटता है। किस प्रकार टूटता है, अगर आप चाहें मैकेनिज्म में तो 2 को हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। तो ये जब टूटता है तो ये कुछ इस प्रकार से टूटता है, CH3COO- एंड प्लस Na+ में टूटता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास H2O जो मॉलिक्यूल है वो किस प्रकार टूटेगा, वो जब टूटेगा तो हमारे पास H+ में टूटता है और प्लस OH- में टूटता है, ठीक है। इतनी बातें तो हम लोग जानते ही हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एनोड पर, कि एनोड पर क्या प्रोसेस होता है, और साथ ही साथ हम यह भी बात करते हैं कि कैथोड पर क्या प्रोसेस होता है। तो अगर कैथोड पर बात किया जाए तो हमारे पास जो 2H+ आता है, ठीक है, उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होते हैं जो कि इसके द्वारा प्राप्त होंगे, अभी मैंने ऑलरेडी आपको समझाया ही था। तो वो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ रिएक्शन कर लेता है, या हमारे पास जो अपने इलेक्ट्रॉनों की पूरी करना रहता है वो पूरा कर ले जाता है, और उसके बाद हमारे पास क्या करता है, ये H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर ले जाता है जो कि गैस के रूप में रिलीज हो जाता है। और एनोड पर क्या होता है, हमारे पास आता है CH3, ठीक है, हमारे पास क्या आता है CH3COO- आता है, और ये अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, रिलीज़ कर देता है। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है तो क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ, एक इलेक्ट्रॉन के रिलीज़ होने से यह बनता है फ्री रेडिकल, और जब यह फ्री रेडिकल बनता है तो फ्री रेडिकल चूँकि अपने आप को चाहता है कि थोड़ा और बैलेंस कर लें, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो अपने लोअर एनर्जी लेवल्स पर रहना चाहती हैं। तो जब ये अपने आप को बैलेंस करता है तो ये बेचारा टूट जाता है फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा रिलीज हो जाता है। और जब ये हमारे पास CH3 के 2 फ्री रेडिकल्स आते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से रिएक्शन कर ले जाते हैं और बना ले जाते हैं अपना प्यारा एल्केन। ओके, तो अभी आप क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने बात कर लिया कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या यह स्क्रीन में आ रहा है या नहीं। हाँ, पूरी तरीके से स्क्रीन में आ रहा है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर ध्यान रखिए, जो हमने इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया है। और वो जो इलेक्ट्रॉन है, कहने का ये मतलब है कि जो हमारे पास H+ है, इसके 2 एटम्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, गेन कर ले जाता है। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है तो ये H2 का फॉर्मेशन कर ले जाता है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। चूँकि आप चाहें तो यहाँ पर 2 टाइम्स हटा भी सकते हैं और यहाँ पर लगा भी सकते हैं, या फिर वहाँ पर भी लगाए हैं तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने आप सभी को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए दिखाया है। अदरवाइज आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन अगर लगाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगाते हैं तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लगा दिया है, ठीक है। अभी आप क्या करिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आप सभी को पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। ये इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा टूटा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और कैसे कैसे हमारे पास फॉर्मेशन हुआ है ध्यान रखिएगा। यहाँ से केवल कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दीजिए, यहाँ से ये H+ OH- में टूटा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा एल्केन का फॉर्मेशन हो गया है। ओके, तो अब क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से लीजिए। उसके बाद अब एक काम करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम एल्किल हैलाइड से फॉर्मेशन कराएंगे अपने एल्केन्स का। वहाँ पर भी हमें 3 रिएक्शंस पर बात करना रहेगा। कुछ मेन और नेमिंग रिएक्शंस भी हैं, जैसे वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शंस, इन पर भी हमें बात करना रहेगा। हो सकता है जो एल्किल हैलाइड है ये हमारे पास लास्ट टॉपिक भी बन जाए जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, या फिर मुझे एक और मेथड अभी डिस्कस करना पड़ेगा शायद।
तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे से सभी डिटेल कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ते चल रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरीके से मज़ेदार है अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। और यह बात ध्यान में रखना, आगे चलते हुए हम बहुत सारे कन्वर्जन्स पर बात करेंगे कि कैसे हमारे पास जो एल्केन है वह एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे हम एल्केन से एल्किल हैलाइड को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर एल्किल हैलाइड से हम कैसे अपने एल्केन्स को प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों पर हम बहुत ही डिटेल से मज़ेदार तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तो अब इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।